हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपका इस सीरीज में स्वागत है और यह सीरीज है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के इस सीरीज में आज का टॉपिक होगा शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से संबंधित कंटेंट का हम लोग डिस्कस करेंगे और कंटेंट के डिस्कशन के बाद इससे संबंधित विभिन्न पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित ये टॉपिक जिसका नाम है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली का तात्पर्य है यानी जो भी हमारे प्राधिकरण कार्य करते हैं, हमारे यहाँ राजतंत्र कार्य करते हैं, इसकी प्रणाली क्या है, इसकी पद्धति क्या है और यह किस पैटर्न पे और किस पद्धति पे कार्य करती है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर राजतंत्र, यहाँ राजतंत्र को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति, कहा जा रहा है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है। वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। क्लियर है। यहाँ पर कहा गया कि यह राजतंत्र के व्यवस्था को समझाने की कोशिश की गई है और कहा जा रहा है कि यह एक प्राचीनतम शासन पद्धति है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है और वह राज मुकुट धारण करता है और यह जो है परंपरा, यह वंशानुगत उत्तराधिकार के आधार पर यह चलता है। उसके बाद है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है और वही इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है तानाशाही या अधिनायक तंत्र। तानाशाही या अधिनायक तंत्र जिसको इंग्लिश में डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, कहा जाता है। यह एक ऐसी शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है अपने बल प्रयोग करता है और बल प्रयोग पर वो पद पर आसीन होता है और किसी से के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ध्यान रखेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है प्रजातंत्र यानी ये डेमोक्रेसी की बात कही जा रही है। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है यानी डेमोक्रेसी है। ज्ञातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यानी यहाँ डेमोक्रेसी के अलग रूप दिखाया जाता है और कहा जा रहा है कि जहाँ डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था रहेगी वहीं पे जनता के मूल्य संरक्षित रहेंगे और जनता के मूल्य संरक्षित रहेंगे तो वहाँ का देश और समाज विकास करेगा। राज्य के महत्वपूर्ण, यहाँ पर राज्य समझाया जा रहा है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। यानी ये चारों तत्व जो हैं राज्य के प्रमुख तत्व हैं। ध्यान रखेंगे, राज्य के प्रमुख 4 तत्व हैं और इनको ध्यान रखेंगे। है यह संप्रभुता का अर्थ है कि स्व निर्णय लेने की शक्ति, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ध्यान रखेंगे 1947 के पहले की बात की जा रही है और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का शासन था।
भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसमें जनता द्वारा, ध्यान रखें, कहा जा रहा है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृतियों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त बहुमत तक हो रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता, कहा जा रहा है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता जो है यह केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बटा होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता कहाँ, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से बटा होता है। यह सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है शासन प्रणाली, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली जिसमें हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण आपको अमेरिका की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका का भूमिका नाम मात्र का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान संघ एवं राज्य की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट विभाजित किया गया है। इसलिए ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक लोकतंत्र है, इसका आशय है भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है, यानी सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित व्यक्ति ही आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीलर बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, ध्यान रखेंगे।
केसी व्हीलर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। जी आइंस्टीन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का। केसी व्हीलर का है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक तंग ढांचे के में नहीं ढाला जा सकता। B.R. अम्बेडकर कहते हैं संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। चलिए, ये कंटेंट था। कंटेंट को हमने समझने की कोशिश की और इससे संबंधित प्रश्न अब करेंगे। प्रश्न कह रहा है, देखिए यह स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है और पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोच्चम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों को पहला ऑप्शन है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये राज शब्द की परिभाषा पूछी जा रही है यहाँ आपसे। राज शब्द की परिभाषा पूछी जा रही है। बहुत से व्यक्ति एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपने सांस्कृतिक परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी कह सकते हैं ये ऑप्शन है, ये राज्य का सही परिभाषा देता है। ये ऑप्शन जो है यह राज्य का सही परिभाषा देता है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसका एक संगठित सरकार होती है। बिल्कुल सही, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये संप्रभुता है। संप्रभुता यानी चार जो तत्व हैं, चार तत्व में भूभाग, शासन और संप्रभुता। राज्य के इन चार तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीन तत्वों के भी होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहे जा सकते। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कह रहा है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। चलिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल में वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह है यह व्यवस्था जो है, ध्यान रखेंगे, यह व्यवस्था है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान के अनुसार। यानी देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षतात्मक।
भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुरूप अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व नहीं हटाई जा सकती। यानी कह सकते हैं ये ऑप्शन सही है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है तथा इसके द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे। छठा प्रश्न का आंसर बी है। बी कह रहा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। सातवां प्रश्न, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस प्रश्न का। अच्छा देखिए यहाँ कह रहा है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो ये ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में संसदात्मक शासन व्यवस्था स्टार्ट की गई पहली बार। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली पूछा जा रहा है। प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न किस प्रकार है। प्रश्न ऑप्शन ए कह रहा है जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यह ध्यान रखेंगे। यानी कथन ए और कथन दो दोनों सही उत्तर है। दोनों सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वह संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंदन भारती बाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन कहा जा रहा, उच्चतम न्यायालय
ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाले कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन 1 सही है। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान की पीठ को भेजी जाती है। इसी के आधार पर कहा जा रहा है, अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानिक है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्लिखित है, उनका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कहा जा रहा है, भारतीय संविधान की विशेषता अर्धसंघात्मक सरकार नहीं है, संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक है। यह अध्यक्षतात्मक सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है। 11वां प्रश्न है, प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार यह व्यवस्था सही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त न हो। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखें। भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? संस्थागत रूप से निहित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है जी। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन ए पर जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कहा जा रहा है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, ये ऑप्शन होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। कहा जा रहा है, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ हैं, एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका
के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, इसलिए आंसर ई होगा। चलिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट जो होगा सी आंसर सही होगा। इसका कहा जा रहा है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि होगी। संसदीय लोकतंत्र की क्या होगी? एक क्रियाविधि होगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति कहाँ? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता जनता में, भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, ये गलत है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही, ठीक है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी चारों सही है, डी आंसर पे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो सत्तावादी सरकार की विशेषता ये राजतंत्र की नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान से ये प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, सांविधिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक होगा। सांविधिक सरकार का आशय क्या है? तो यह कह रहा है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, कोई ऐसी सरकार जो संविधान का उल्लंघन नहीं करती है, उनके सीमाओं का ख्याल रखती है, वह सरकार ऑथेंटिक है। 22 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। रीजनिंग है, भारत का अपना एक संविधान है, भारत का एक अपना संविधान है। तो इसके हिसाब से आंसर होगा, आंसर जब होगा, आंसर की बात करें, आंसर जो होगा यह बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर बी होगा, यानी इसमें कहा जा रहा है कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है जी? चलिए,
प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जो है यह कानून नहीं है। तानाशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कहा जा रहा है यहाँ पर, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या में अधिक कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेलफेयर राज्य का कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्गों के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कहा जा रहा है यहाँ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन चुनना है। भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बिल्कुल सही है। भारत में हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, इसलिए ये संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आपको पता है कि भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, और जनता से ही यहाँ की राजनीति को शक्ति मिलती है, संविधान को शक्ति मिलती है। चलिए, इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 30वां प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है तही एकल कार्यपालिका। हमने एकल कार्यपालिका की व्यवस्था अपनाई है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये आधारभूत तत्व है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का मूल तत्व एकल कार्यपालिका है, जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन चुना है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तत्व सही हैं, सभी तथ्य सही हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न की बात करें, अध्यक्षतात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपको पता है प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यानी प्रजातंत्र का जो परिभाषा है लोकतंत्र का, वहीं इस पे सार्थक होगा। लोकतंत्र में कहा जा रहा है सरकार जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र के उत्कृष्ट गुण हैं कि वह क्रियाशील बनाता है, क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। साधारण महिला यानी यह लोकतंत्र है, यह एकदम आम लोगों की बात करता है, आम लोगों के विकास की बात करता है। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें एक अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है,
देश में जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश के अंतिम सत्ता में संसद है, यानी राज्य का अध्यक्ष जो है यह निर्वाचित होता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। हमने केंद्र और राज्यों के बीच क्या किया है, शक्तियों का बंटवारा किया है। यह निर्धारित करता है कि भारत एक परिसंघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कैसा है, प्रश्न बनता है भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न पूछ रहा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखेंगे यह ब्रिटेन के और भारतीय शासन प्रणाली में जो अंतर है यह न्यायिक समीक्षा के आधार पर किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के आधार पर इनके अंतर को समझा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है। इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। 40वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। आर कह रहा है उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की है। बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये बिल्कुल ए कथन भी सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, इसलिए आप इसके आंसर पर बी पर जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यानी ये दोनों कथन जो हैं दोनों कथन सही है पर व्याख्या इसका गलत है। व्याख्या क्या है, इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसलिए सी आंसर पर जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यह दर्शाता है कि यह स्वरूप यहाँ का संघीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का समीक्षा नहीं है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षण के उपरांत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की उद्घोषणा, समझौते को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। चलिए पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। एकात्मक तत्व पाए जाते हैं तो यह लिखित संविधान एकात्मक नहीं है। कठोर संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संविधान संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए यानी डी कह रहे हैं 4, 5 और 7। 4, 5 और 7 को हम देखेंगे।
4, 5 और 7 आंसर बताया जा रहा है, तो 4 हो गया। 4 हो गया राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल। 5 स्वीकृति, ये भी है। और ये संवैधानिक संकट। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व ये राज्यपाल की नियुक्ति हो गया। फिर आप देखेंगे राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी हो गया। और न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवा ये भी हो गया। ठीक है, चलिए। प्रश्न कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नहीं, कौन सा सही है? संविधान कह रहा है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करती है, ये सही है। फिर आप देखेंगे एकात्मक झुकाव तथा उसमें शक्ति सम्मिश्रण, ये भी सही है। यानी आप बी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए, प्रश्न कह रहा है, कथन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण है भारत में संसदीय प्रणाली का गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, इसलिए राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। यह स्पष्टीकरण, यानी बी ऑप्शन पे जाएंगे आप। चलिए, असर्शन रीजनिंग है, इस प्रश्न को करें। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण बता रहा है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल, ये कारण कथन सही है और कारण भी सही है, और सही आर जो है ए का स्पष्टीकरण दे रहा है। चलिए, यहाँ प्रश्न कह रहा है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित की थी? दल विहीन प्रजातंत्र की प्रस्तावना महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने किया था। दोनों ने ये व्यवस्थाएं की थी। चलिए, संसद रीजनिंग कह रहा है भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। दूसरा कारण कह रहा है विविधताओं के सामंजस्य के से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, बी ऑप्शन पे जाएंगे आप। चलिए, सर्सन रीडिंग वाले प्रश्न हैं यहाँ पे ज़्यादा, इसको हम एक स्किप करते हैं और नेक्स्ट वन लाइनर प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान में विरध होने के कारण हैं। भारतीय संविधान के विरध होने के कारण हैं, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यानी ये ऑप्शन पे जाना चाहिए, लेकिन स्टार लगाया है तो देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके विस्तृत होने के कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए यह स्टार लगा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत सरकार की संघीय प्रणाली है। सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में उल्लेखित है संघीय प्रणाली। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। यह संघबद्ध
होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। एक सहमति का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना एकात्मक है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना एकात्मक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को संघात्मक संघवाद कहा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। चलिए, किसने कहा था? नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, केसी व्हीलर ने ये बात कही थी। चलिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर ने कहा था। केसी व्हीलर ने यह कथन कहा था। निम्नलिखित में से एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। अंबेडकर ने यह कथन कही थी कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? अस्वीकार किया हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने इसे अस्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न है यहाँ पर, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है, यानी विधि के शासन को यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा वे कहते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो है ये विकास के अवधारणा से संबंधित है। चलिए निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थक है? यह हेनरी फेओल जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता स्थापित करते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुक्त प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है। यह कथन दिया था। यह कथन किसने दिया था? डब्ल्यू.बी. डॉनहम के द्वारा यह कथन दिया गया था। प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, यह व्यवस्था नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनको विधि का शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है?
तो ये शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और राज्य सरकार जनप्रतिनिधि नहीं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। यह सी ऑप्शन जो है यह सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। बी ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो आप ध्यान रखेंगे बी वाला जो है सेकंड कथन सही है और कह रहा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। संवैधानिक सरकार की बात की जा रही है, यानी वैसी सरकार जो संविधान के दायरे में रह करके अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम दे। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। सीमित सरकार, सीमित सरकार यानी देखिएगा परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार इसके तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाती है। ये सीमाएं उस रूप में मौलिक हैं कि सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। स्टेटमेंट वाइज ये प्रश्न पूछा जा रहा है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 73वां प्रश्न पूछा जा रहा है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक समान अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह भी है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है यहाँ पर, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ये विशेषता समान नहीं है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल सही। अवशिष्ट शक्तियों राज्यों के पास है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है। यह देखा जाए कि दोनों राष्ट्रपतियों भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में ये विशेषताएं समान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है यहाँ पर, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? नागरिक केंद्रित शासन का केंद्र बिंदु है। नागरिक केंद्रित शासन का केंद्र बिंदु है, इसकी पहचान की। यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई तथा सुशासन के लिए आवश्यक शर्त का भी उल्लेख किया गया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है और पूछा जा रहा है यहाँ, भारतीय संघ में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? कहा जा रहा है
अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं, उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के उपयुक्त सभी संस्थाओं के आवश्यक होना माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्य के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों में शुद्ध आगम संचित निधि के में राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को शासित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों के आपसी मतभेदों में क्यों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय सामान्य और अंतिम होते हैं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसक गई? केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसक गई। तो यह जो दशक है, यह 1980 के दशक में ये व्यवस्था स्थापित होती दिखती है। यद्यपि 1960-70 के दशक में ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर 1980 के दशक यानी 1971-80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, जो राष्ट्रीय प्रतीक होगा अगले वीडियो में। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं डालूं तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।